स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है इंटीग्रेशन के चैप्टर में। आपने लास्ट पढ़ा था डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, जिसके मैंने आपको 3 वीडियोस दिए थे स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर है, स्पेशली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और परसेंटेज क्लियर है, तो स्टूडेंट्स आपको आगे फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, वरना बहुत समस्या होगी। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि हाउ मच दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। स्वागत है आप लोगों का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन में। बच्चों, सबसे पहले तो देखिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? समाकलन आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता। समाकलन करना, सम करना, इकट्ठा करना, जोड़ देना, ठीक है, ये इसका मतलब है। देखिए, एक तो इंटीग्रेशन ध्यान रखिए, जो मतलब है ये सम जो लिखते हैं ना, SUM, सम करना। तो ये जो सम का जो s है, इस s को अगर थोड़ा इस तरह से बना दिया जाए तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, समाकलन का निशान होता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि समाकलन का ये निशान क्यों आता है। तो ये सम जो हम लिख रहे हैं, कैपिटल S जो लिख रहे हैं, उस S को बनाते हैं, तो S को हम लोग थोड़ा इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या धीरे धीरे ट्रेंड ऐसा ही बन गया बनाने का। तो ये हमारा मतलब होता है इसको कि हम समाकलन इस तरह से क्यों बनाते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन जो है, इंटीग्रेशन, वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब कि अगर आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन y है, तो y का इंटीग्रेशन x होगा। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज y, ठीक है, which this means इंटीग्रेशन, देखिए डिफरेंशिएशन को DIFF डॉट पे लिखेंगे, इंटीग्रेशन को INT, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ y विल बी x, ठीक है। यदि x का अवकलन y है तो y का समाकलन x होगा। दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। होता कैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मैं आपको कुछ भी, जैसे ये दोनों स्टेटमेंट आप जरूर नोट कर लीजिए। पहले तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है। एक तो इंटीग्रेशन का साइन, दूसरी चीज कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तीसरी चीज कि अगर x का देखो रिवर्स प्रोसेस है तो आप खुद समझ गए भाई, x का डिफरेंशिएशन y है तो y का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो रिवर्स करते ही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस, मान लीजिए आपको दिया है sec स्क्वायर x dx, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में होता है, ये इंटीग्रेशन का निशान है। चलिए क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तभी तो उसका इंटीग्रेशन वो होगा। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का समाकलन 10x हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको 10x, ठीक है। अगर ये अभी मैं बता दूंगा आपको निश्चित समाकलन है कि अनिश्चित है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट है तो फिर लिमिट्स लग जाएंगी और यहाँ पे कुछ भी हम कह सकते हैं कि आंसर में कांस्टेंट नहीं आएगा, वरना यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको ये पूरी चीज डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे हम ये साइन बना रहे हैं, कैसे कांस्टेंट आ रहा है, कैसे क्या चीज हो रही, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो फटाफट आप ये 2-3 चीजें समझ लीजिए पहले, और हम लोग अब बढ़ते हैं इसके डिटेल डिस्कशन में कि हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान में रखना कि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं और इंटीग्रेशन पढ़ रहे होते हैं, तो डिफरेंशिएशन में अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये y है, यहाँ पे x है, y x ग्राफ में ये एक स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, तो आपसे मैं कहूं कि इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप यानी कि झुकाव, है ना। तो स्लोप जो होता है बच्चों होता है tan थीटा। तो आपने यहाँ पर एक लाइन खींची इस तरह से, ठीक है। अब आपसे बोला जाए बच्चों tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। आपको आई होप वो फॉर्मूलाज पता होंगे। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी y,
अपॉन ये डिस्टेंस जो है ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि भाई जो स्लोप है यानी कि tan थीटा है वो होता है हमारे पास y बाई x। अब मैं कहूं कि देयर इज स्मॉल चेंज इन y, भाई ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये कुछ इस तरह से मान लीजिए आ जाए। अब आपको खुद पता है कि यार ये तो स्लोप चेंज हो रहा है, झुकाव जो है वो बार बार बदल रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर हम इसका छोटा सा पोर्शन को पढ़ लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे चेंज इन y, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो आप यहाँ y की वैल्यू देखोगे, यहाँ y की वैल्यू देखोगे, स्मॉल चेंज की बात करेंगे, स्मॉल चेंज होता है dy, तो आप बनाएंगे dy बाई dx। बच्चों क्या ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है क्या, अवकलन का फॉर्मूला है, और ये क्या है, स्लोप। ठीक है, मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि ये y-x ग्राफ है, चलिए इसका एरिया बताइए, y-x ग्राफ का एरिया। आपने फटाफट क्या किया, आपने बोल दिया ठीक है सर, ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, है ना, आधा गुना ऊंचाई करेंगे और हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर लोगे। मान लो ऐसा सवाल ना देखिए आपको, मैं ऐसा ग्राफ दे दूं, मैं को अब इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप बोलेंगे सर अब देखिए अब ये या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, भाई या तो ये वर्गाकार आकृति है या ये आयताकार आकृति है। तो आप बोलेंगे नहीं सर इसका भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, आप वो भी बता देंगे। बट अगर मैं आपको कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना के दे दूं, चलिए कुछ भी ऐसा कुछ बना दिया, अब क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे सर ये तो मुश्किल हो गया यार, कि अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है, जिसका क्षेत्रफल डायरेक्टली कैसे निकाला जाए, आपको नहीं पता। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच से पहले तो एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए अगर बहुत छोटा सा गैप है, बहुत छोटा सा गैप है, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर यहां से लेके यहां तक की लिमिट निकाल लेंगे और उसको आप रख देंगे उसके अंदर और आपको कंप्लीट एरिया पता लग जाएगा। तो होगा क्या कि आप एक्चुअली इतने का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। जब बच्चों आपको बताया जाता है कि जयपुर का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा थोड़ी जयपुर के हर मोहल्ले में जाके चेक होता है, नहीं, वो किसी एक जगह पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खेतों की साइड चले जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, किसी प्रॉपर आप क्या कहते हैं कि क्राउडेड एरिया में चले जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा फर्क हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो आप 3-4 जगह को लिमिट्स पकड़ते हो और उसका एवरेज साइज निकाल देते हो, है ना। तो एक तरह से जो एवरेज निकाल देते हो वो भी यही मतलब है हमारा, कि आपने एक जगह कोई चीज चेक की। आपको मैं कह दूं कि भाई मान लीजिए कोई टेबल है, इस टेबल का टेम्परेचर कितना है, तो आप ऐसा थोड़ी पूरे टेबल के हर एक एक कोने को नाप के कहोगे इसका टेम्परेचर कितना है, आप किसी भी एक जगह का देख लोगे। ठीक है, और आपको अगर लग रहा है कि यार थोड़ा सा फर्क हो सकता है, तो एक उस कोने का देख लो, इस कोने का देख लो, एक आप बीच में और भी देख लो, बस वही आप एवरेज निकाल दोगे, वो आप बता दोगे सर इतना है। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा एरिया आप निकाल नहीं सकते, आपको छोटा सा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पूरी लिमिट निकाल दो, पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। बार बार ऐसा इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए ये समझने की बात है, आई होप आपने ये समझा होगा। अगर मैथमेटिकली देखिए स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स पढ़ेंगे, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, उन्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है, यानी कि अवकलन और समाकलन जो है, ये बहुत डिटेल में मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा आपको। और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो एमबीबीएस के लिए नीट के लिए जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है, क्योंकि हम उतना फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो इनकेस अगर आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको बोला जाए स्लोप, तो आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, जब भी स्लोप पढ़ना हो तो डिफरेंशिएशन, और जब भी आपको पढ़ना हो एरिया तो आप क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, स्लोप, डिफरेंशिएशन, एरिया, इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि ढाल या फिर प्रवणता या फिर झुकाव। देखिए हिंदी में तो कई कई होते हैं पर्यायवाची, तो ढाल, प्रवणता, झुकाव जो भी है, ये जब भी पढ़ेंगे तो अवकलन पढ़ना है, और क्षेत्रफल जब भी पढ़ोगे तो समाकलन पढ़ना है। ठीक है, तो आप जो अपने नीट के बच्चे हैं वो तो आप केवल डायरेक्टली इतना याद रख लीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली इससे आपका काम चल जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपने इसमें याद करिए। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा, तो हम कुछ और इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या अपने को फॉर्मूला पढ़ना है।
तो सबसे फर्स्ट मैं पॉइंट की बात करता हूँ बिना समय वेस्ट किए। ये इंटीग्रेशन का निशान, ये आपने किया x की पावर n dx, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन, यानी कि आपको यही नहीं पता है कि यहाँ क्या लिमिट है, यहाँ क्या लिमिट है, तो x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और साथ में आता है ये कांस्टेंट। आप बताएंगे सर ये ऐसा क्यों आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले करना क्या है आपको कि अगर मैं, अच्छा एक और बात ध्यान रखने का, यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 नहीं है, ठीक है। ये मैं इस तरह से लिख देता हूँ n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि जैसे ही -1 रखोगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो x रेज़ टू पावर 0। चलो x रेज़ टू पावर 0 से प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 1 आ जाएगा, बट अगर यहाँ पर -1 आ गया, n की जगह -1 आ गया, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। एक्चुअली देखिए बच्चों, हम लोगों को फिजिक्स में तो 1/0 इनफाइनाइट ही पढ़ना है। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स बताएंगे कि वो एक्चुअली नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी हो जाती है, हम लोग उसको इनफाइनाइट बना के रहने देते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अब इस पर जैसे क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, आपको मैं बोलता हूँ बच्चों बताओ x² dx जो है कितना हो जाएगा। बहुत आसान है भाई, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि n जो है, देखो x की पावर n में x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ n कितना है, यहाँ n है 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। कुल मिला के बात ये है कि यार जो भी पावर है उसमें एक ज्यादा कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 बटे x की पावर 3 प्लस कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा भी कांस्टेंट आपको बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, ठीक है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको मैं बोलूं कि बच्चों बताओ x की पावर -1 dx, x की पावर -1 dx, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे x की पावर n की जगह कितना है, -1, और फॉर्मूला ये कहता है कि x की पावर n प्लस 1 होना चाहिए, तो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1, मैंने कहा था -1 नॉट अलाउड है, क्यों, क्योंकि डिवाइड में 0 बन गया, इसका मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे कि सर फिर क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल पॉसिबल है। इंटीग्रेशन क्या x की पावर -1 को मैं 1 अपॉन x लिख दूं? बच्चों लिखा जा सकता है ना, अरे x की घात -1, ये 1 के बटे में जाएगा तो -1 अपने आप +1 हो जाएगा, और जब इसकी पावर +1 है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, +1 है मतलब हमें पता है 1 अपॉन x dx। तो बच्चों ये बताओ 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन होता है? अगर हमें ये पता है कि 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो वी विल बी इजीली कैलकुलेटिंग कि अगर 1 अपॉन x इसका डिफरेंशिएशन है तो ये इसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो रिवर्स प्रोसेस है। तो 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन है ये आपको बताना पड़ेगा, तो वो चीज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो log x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है। log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है ना, तो भैया log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log e बेसिस मोड ऑफ x प्लस कांस्टेंट। बच्चों ध्यान रखना मोड ऑफ x इसलिए लिखा है क्योंकि तुम x तो भैया नेगेटिव में भी ले सकते हो ना, नेगेटिव में भी ले सकते हो, बट ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो log ऑफ e बेसिस मोड ऑफ x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा चलो इसके बारे में बात हो गई, और एक आध क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपको मैं बता दूं x की पावर -2 dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ, +1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कर दो जल्दी से, तो x की पावर -2 + 1 इज -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इज -1, तो ये ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास, माइनस ले लो बाहर, ये आ गया इधर, x की पावर -1 को आप 1 अपॉन x लिख सकते हो प्लस कांस्टेंट। फटाफट आप नोट कर लीजिए, या अगर अवेलेबल है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे इसके, हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर और बात करते हैं।
तो स्टूडेंट्स बात ये है कि आपसे मैंने कहा, इधर देखिएगा सभी लोग बच्चों, ठीक है, ये है कि भाई मान लीजिए आपको मैंने कहा dy by dx is actually differentiation of y with respect to x, यही है बच्चों, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचिए कि भाई अगर मैं मतलब कोई भी मैंने कहा आपको कि भाई y बराबर मान लीजिए कुछ भी है x स्क्वायर है, y बराबर x स्क्वायर आपको गिवन है, तो आपने किया dy by dx, तो यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन, तो आप लिखेंगे d अपॉन dx, y की जगह क्या लिखोगे x स्क्वायर, और इतना देखिए करने की जरूरत नहीं है यार, x स्क्वायर है और x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है, तो सीधा आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2x, सीधा आंसर हमारे पास कितना आ गया 2x, समझना कॉन्सेप्ट, अरे यही होगा डिफरेंशिएशन। अच्छा अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो dy अपनी जगह पे अकेला बचेगा, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू, देखो dx यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x dx है ना, 2x dx, तो फटाफट बताओ अब यहाँ dy है, अब इस d को अगर खत्म करना है, इस चेंज को एंटी चेंज कर देना है ना, इसका एंटी डोज आपको देना है, तो डिफरेंशिएशन को अगर बदलना है तो आपको रिवर्स लगाना पड़ेगा। रिवर्स क्या लगाओगे इंटीग्रेशन, तुरंत आप लगाओगे इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा 2x dx, ये लिखोगे। अच्छा dy का हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, तो जब 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो बचा क्या x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर कितनी है ये बताओ, x की पावर है 1, तो x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। अरे 2 तो गुणा में है ना, प्रोडक्ट में 2 तो बाहर आ गया, तो बचा कितना x dx, फॉर्मूला लगाओ x की पावर n का, तो x की पावर n से चेक करोगे तो x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, देखो ये 2 से 2 कर दो कैंसिल, तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो c की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें बच्चों, तो यहीं से हमने शुरू किया है और वापस हम लोग इधर ही आ गए, क्यों, क्योंकि पहले हमने डिफरेंशिएशन किया, बाद में हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो कि सर dy का आपने y क्यों लिख दिया है ना, dy का आपने y क्यों लिख दिया, तो बच्चों ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dy का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 गुणा में dy, अरे 1 तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है हमारे को। अच्छा तो 1 को क्या मैं y की पावर 0 dy भी लिख सकता हूँ, अरे किसी भी चीज की पावर 0 तो वो y है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई मान लिया और 1 को मैं y की पावर 0 लिख सकता हूँ। चलो फॉर्मूला लगा दो, तो y की पावर देखो n की जगह पे 0 है, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो y की पावर 0 प्लस 1 इज y की पावर 1, और y रेज़ टू पावर 1 का मतलब हो गया y, 0 प्लस 1 इज 1, तो डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो देखो dy का y हो गया। तो उसी तरह से बता दो बच्चों dx का कितना हो गया x, ठीक है, अरे प्लस में चाहो कांस्टेंट लिख देना, कांस्टेंट 0 मान के चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा और कांस्टेंट का खेल भी आपको समझा देते हैं इसी साथ, कि नोट कर लेना बच्चों जरा इसको, है ना, एक बार नोट कर लो, तो चलो नोट कर लो। चलिए कांस्टेंट के खेल पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, कि कांस्टेंट कैसे फर्क डालता है। फर्क ये है कि आपने कहा कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किया तो 2x आ गया, और 2x से इंटीग्रेशन किया तो वापस हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अगर आप मुझे ये कहेंगे सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो जरा बताइए तो सर कि dy बाई dx कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा सही है यार, d बटे dx, और y की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, y की जगह पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, है ना, y की वैल्यू देखो ये है, तो d अपॉन dx y की जगह पे लिख दिया ये। अब आप बोलेंगे सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि d बटे dx, है ना, d बाई dx, एक्स स्क्वायर अलग कर दें प्लस d बटे dx, 3 को अलग कर दें, कर दो,
वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तुरंत करो। 3 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई में हो तो बचता है, अगर जोड़ या घटाओ, यानी कि if constant is in addition or subtraction it will be eliminated, जीरो हो जाएगा ना। तो अब आप खुद देखो, 3 में कोई चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, बताओ तो बताओ, 2x, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x, आ गया 2x। अब आप कहेंगे कि सर इसका डिफरेंशिएशन जो है वो आ रहा है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, सत्य है बात। फिर आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंशिएशन भी तो 2x आ रहा है, तो 2x का इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, देखो सत्य बात है ना। 2x का मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, और देखो इंटीग्रेशन करने से मेरे को वापस वही मिल गया। तो आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है कि 2x का इंटीग्रेशन किया तो ये मिल गया, और यहाँ 2x का इंटीग्रेशन किया तो ये मिल गया। इसीलिए तो कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं कि कांस्टेंट मतलब कि जोड़ या मतलब प्लस या माइनस में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो चेंज नहीं हो रही हो, इट में भी जीरो आल्सो, नो प्रॉब्लम। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे किसी ने करने को बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, इंटीग्रेशन 2x किसके रिस्पेक्ट में करना है जी, dx के, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, x dx, फॉर्मूला हमें पता है x की पावर 1 है, किसी चीज की पावर 1 होती है, फॉर्मूला लगाओ x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो 2 तो अपनी जगह पे, x की पावर 1+1 इज x की पावर 2, और डिवाइड में भी तो n+1 आता है ना, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, और उसमें 1 ऐड करके डिवाइड भी कर दो, है ना। तो x स्क्वायर और डिवाइड में भी 1+1 यानी कि 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस कांस्टेंट, प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अरे इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, जो भी पावर उसमें एक ऐड कर दो और फिर उसी से डिवाइड भी कर दो। अब समझ में आया आपको कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट नहीं लिखता, अब आप बोलेंगे कि सर ये 3 का है, मैंने कहा ये आ तो गया 3, ये लो, ये कांस्टेंट है वही तो 3 है। आप बोलेंगे सर आपने यहाँ कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया, लगाया तो था कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसको 0 मान दिया, तो मैंने कहा लोग यहाँ पे c = 0 है, बात खत्म। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट्स। इतना बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ये चलिए आपको समझाने के लिए जरूर बताया। अब फटाफट स्टूडेंट्स फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। तो जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है उसको रिवर्स कर दीजिए, वही आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हो जाएंगे। इसको मिटा देता हूँ। बताइए बच्चों से साइन कॉस टेन बताइए तो सबके क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं। बहुत बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें फिजिक्स में काम आता है, बाकी तो मैथ्स में पढ़ाया ही जाएगा आप लोगों को, जो भी मैथ्स का स्टूडेंट है। तो जो फिजिक्स में हमारे काम आते हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। क्या होता है भाई जरा बताओ तो। अच्छा ये बताओ कि पहले साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है। आप बोलेंगे सर कॉस का, मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन नहीं होता भाई। अरे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। कॉस का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। और आपसे इंटीग्रेशन सिर्फ साइन एक्स का पूछा है, सिर्फ साइन एक्स का। तो एक बात बताइए, क्या इस माइनस को फिर मैं यहां ले जाऊं, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा लीजिए इंटीग्रेशन का निशान, इधर भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को खत्म कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो बताओ साइन एक्स का कितना होगा भाई, माइनस कॉस एक्स। समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि प्लस 4 कर दोगे तो वो भी लगा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो साइन एक्स का हो गया। अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स कितना होता है। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है। किसका अवकलन कॉस होता है भाई, साइन का अवकलन कॉस होता है ना। तो कॉस का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन। तो ये हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस सी। तो अभी बच्चों कांस्टेंट तो है, अंडरस्टूड समझो, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आप अंडरस्टूड समझो इसको। जब तक ये नॉट डिफाइंड है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन, जैसे निश्चित करेंगे बन जाएगा अपने पास। ठीक, अच्छा उसके बाद में आपके पास और भी फॉर्मूलास बनेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का कैसे लिखना है, किसका कैसे बनाना है, कोसेक एक्स। क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर आपको साइन इनवर्स एक्स पढ़ना पड़ेगा, कॉस इनवर्स एक्स पढ़ना पड़ेगा। वो सारी चीजें जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट मैथ्स की क्लास में पढ़ेंगे। फिजिक्स में हमें जितना रिक्वायरमेंट है हम वो देखेंगे।
e की पावर x क्या होता है e की पावर x का? e की पावर x का होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा, ठीक है। अच्छा sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, माइनस cosec x cot x का क्या हो जाएगा? cosec x हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर x का क्या हो जाएगा भाई? बताइए स्टूडेंट्स, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अच्छा log x का और बता देते हैं जरा। log x के पहले आपको मैं एक बार गुणा विधि बता देता हूँ स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मेथड है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी कई जगह पे आता है, तो आप इसको जरा देख लेना। ये यूवी मेथड होता है कि इंटीग्रेशन यूवी अगर आपको मिल जाए तो कैसे करना है, प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं आइलेट, तो इसमें 1 और 2 मानना पड़ता है। आई से मतलब होता है इनवर्स, एल से मतलब है लॉग, ए से मतलब होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब ये वही एक्स वाई एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो। टी से मतलब हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब क्या है, साइन कॉस टेन। अच्छा, और ई से मतलब है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इतना लिख जरूर दिया, सीधी बात कर रहा हूं मैं, e की पावर x की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रायोरिटी बेसिस पर आपको चीजों को फर्स्ट और सेकंड मानना है, कि फर्स्ट क्या माना जाएगा, सेकंड क्या माना जाएगा, वो इस बेसिस पर आपको पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ साइन होता है, फिर लॉग, फिर अर्थमेटिक, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल, फिर एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों बात यह है कि इनमें से मान लीजिए कि मैं u को मान रहा हूं फर्स्ट और v को मान रहा हूं सेकंड, तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। बच्चों फॉर्मूला समझने में मुश्किल मत करना, इसको मैं आपको लिख के बता देता हूं कि जब भी फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ जाए तो केवल ये ध्यान रखना कि पहला काम है आपको ये चेक करना कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, और जब एक बार ये चेक हो जाए तो फिर ये फॉर्मूला बनता है फर्स्ट गुणा में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी दूसरे का समाकलन माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का निशान, और उसके अंदर जाने के बाद में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और दोबारा से सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के सॉल्यूशन से जो बच जाए उसका फिर से इंटीग्रेशन, जो क्योंकि बाहर जो निशान है, मान लीजिए कि फर्स्ट में कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, जो बच जाए चूंकि बाहर भी इंटीग्रेशन है तो उसका वापस से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप मुझे इंटीग्रेशन ऑफ log x dx बताइए कितना होगा। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताओ तो भाई, log x dx को कैसे सॉल्व करने वाले हो। इसको मैं मिटा देता हूँ, फॉर्मूला नोट कर लेना मेरी अच्छे से, पहले फॉर्मूला नोट कर लो। चलिए log x का इंटीग्रेशन बताओ। स्टूडेंट्स वैसे तो आप याद रख लेना x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, है ना, ये होता है क्या, डायरेक्टली याद है नहीं है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, सॉल्व करने के बाद में आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करोगे, यहाँ मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि हम लोग log ऑफ ई बेसिस में लिखना होगा ना, तो बार बार मैं ई बेसिस ही बताऊंगा, log x dx। तो x कोई फ्री तो है नहीं, है ना, फ्रीडम थोड़ी मिली हुई इसको, ये तो डिपेंड करता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 1 इंटू लॉग एक्स कह सकते हैं। तो अरे किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 इंटू लॉग एक्स
लिख सकते हैं। चलिए अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा फर्स्ट माना जाएगा, कौन सा सेकंड माना जाएगा, बताइए। देखो इनवर्स है इनमें से कोई नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में रखा करो आईलेट का। अरे ये वो आईलेट नहीं है जो एग्जाम पास करके लोग फॉरेन जाते हैं, वो आईएलटीएस होता है, ILETS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, है ना। चलो वो खैर अलग बात है, ठीक है, ये अलग है, ये है इनवर्स लॉग अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल। तो 1 into log x, तो इनवर्स तो इसमें है नहीं, चलो छोड़ो इसको। ये क्या है, लॉग, लॉग है, जैसे ही लॉग पता लग जाए तो इसको आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, जो बच जाए उसको आपको सेकंड मानना पड़ेगा। और अब फॉर्मूला हमारे पास है फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 किसके रिस्पेक्ट में है, dx। अरे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं, 1 into dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का निशान, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन बताओ तो। चलो मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया और इसके भी पूरे में आएगा dx। तो देखिए log x अपनी जगह पे है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अरे बच्चों dx का x हो जाएगा 1 into dx, या फिर से डिटेल में बताऊं कि 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं, फिर x की पावर 0 हो गया तो x की पावर 0 + 1 बटे 0 + 1, कुल मिला के x की पावर 1/n, कुल मिला के x, तो x into log x, x into log x, dx x हो जाएगा x into log x, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का निशान, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन निशान है, इनटू 1 into dx, इसका वापस से इंटीग्रेशन करोगे तो 1 dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ये आ गया x, और इस पूरे के आगे भी dx आएगा। बच्चों x से x कैंसिल हो गया, तो 1 into dx बचा। अरे समझ रहे हो ना, आप थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करो, x से x खत्म, तो बचा क्या, 1 into dx, और 1 into dx का दोबारा से इंटीग्रेशन बताओ। चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ, x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 into dx, जिसका वापस से मतलब है x, ठीक है, तो x log x माइनस x, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन log of x का। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं x log x माइनस x, ठीक है। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन पढ़ा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है, बहुत कम हम एक्चुअली फिजिक्स में वही बात है कि बच्चों अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप जेईई एडवांस के लिए जा रहे हो, तो बिल्कुल आपको ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो मैथ्स के अंदर आपको पढ़ाया भी जाएगा। नीट लेवल के लिए अगर आप आ रहे हो तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाला धुआंधार इंटीग्रेशन ऐसा कुछ नहीं आता है, काम चलाओ चीजें आपको आनी चाहिए, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल चलो और देख लेते हैं इस पे, फिर हम लोग आ जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स पे आ जाएंगे। चलो एक एग्जांपल और देख लो बच्चों, फटाफट x e की पावर x dx का बताओ तो जल्दी। सॉल्व करके बताओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों मानो इसको, और फर्स्ट और सेकंड बना के पहले देखो फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो चुकी है। पहले लिखो आइलेट, इनवर्स है, इसमें से कोई इनवर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लॉग, कोई लॉग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ए से मतलब है अर्थमेटिक, एक्स वाई जेड दिख रहा है, अरे हाँ दिख रहा है, तो मतलब कि ये पहले आ गया, तो ये हो गया फर्स्ट, जो बच गया वो सेकंड। वैसे ये भी देख सकते थे कि यार
एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है तो ये सेकंड ही होगा, तो जो बचा है वो फर्स्ट होगा। फॉर्मूला बताइए बच्चों फटाफट। फॉर्मूला होता है फर्स्ट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो भैया ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स होता है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का निशान, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी प्रथम का अवकलन x का होता है 1। अब बार बार फॉर्मूला लिखेंगे बस पता होना चाहिए x का होता है 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड a की पावर x का क्या होता है a की पावर x, और वापस से इसका इंटीग्रेशन होगा। अब 1 इनटू e की पावर x को भी हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x से तो लिख सकते हैं। चलो बाहर क्या है x e की पावर x, तो ये हो गया x e की पावर x माइनस e की पावर x का क्या होता है भाई, अरे e की पावर x होता है ना। चलो हो गया आंसर। कांस्टेंट लगा देना, कोई समस्या नहीं, लगाओ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं x e की पावर x प्लस 5 लिख देता तो तब भी उस 5 को तो बताना पड़ता ना, तो लो कांस्टेंट लगा दिया। मतलब हो सकता है मैं लिखने को भूल जाऊं, आपको याद रहना चाहिए। अगर ये अनिश्चित समाकलन है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, देयर विल बी अ कांस्टेंट। इफ इट इज अ डेफिनिट इंटीग्रल देयर वोंट बी अ कांस्टेंट। मतलब अब समय आ गया है आपको डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाने का, तो मैं हेडिंग लिखूंगा डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल की तो कोई हेडिंग नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल ही है, अनिश्चित समाकलन। जब कुछ भी निश्चित नहीं है तो कांस्टेंट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें कि हमें लिमिट्स पुट करना आना चाहिए, लिमिट्स में रहना आना चाहिए। लिमिट्स में रहना नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, लिमिट्स में अच्छी बात है, लिमिट्स में रहना, बाकी लिमिट लगानी भी आनी चाहिए। और सर लिमिट कैसे लगानी आनी चाहिए, बताते हैं लिमिट कैसे लगानी चाहिए बच्चों। दरअसल होता क्या है कि ये हमारे पास है इंटीग्रेशन का निशान, एस का निशान है, सांप जैसा नहीं, ये एस है, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट को हम मान लीजिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी, इसको नाम दे देता हूँ ए। ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, यानी कि उच्चतम सीमा है अपर, जो ऊपरी सीमा है ये निचली सीमा है। एक कहीं कोई सिटी स्टार्ट हो रही है, एक पर्टिकुलर जगह से लेके अगले 200 किलोमीटर में फैली हुई है, तो मैं एक लिमिट ये उठा लूंगा, एक ये लिमिट उठा लूंगा। आपको मान लो अगर बोर्ड पर कोई आपको एक्सपेरिमेंट देख रहा है, कुछ भी चेक करना है, तो क्या करोगे तुम, यहाँ से ये लिमिट चेक कर लो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, और वो लिमिट चेक कर लो जमीन से कितनी ऊंचाई पे, तो बाकी बोर्ड तो उसके बीच में ही है ना। और इसको जब भी आप सॉल्व करते हो, इसको जब भी आप सॉल्व करोगे, तो अगर मान लो यहाँ पर लिखा है x, यहाँ मान लीजिए आपको केवल dx लिखा है, तो dx का बच्चों क्या हो जाएगा x। और अब चूंकि dx का इंटीग्रेशन हो चुका, अब इंटीग्रेशन निशान नहीं, अब लगाओगे ब्रैकेट का निशान, क्योंकि अब यहाँ आएगी लिमिट a और b, यहाँ नहीं लिखते हैं, इस बार यहाँ लिखते हैं। बिफोर इंटीग्रेशन लिमिट्स ऐसे आती है, और जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए, तब हमें इस तरह से इसको लिखना होता है। अब कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले x की जगह पे रखोगे a माइनस लोअर लिमिट, अब रखोगे x की जगह पे b, तो a माइनस b विल बी द सॉल्यूशन, ठीक है। अरे अगर x की जगह पे बच्चों x स्क्वायर होता ना, तो हो जाता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब x की जो भी वैल्यू है, x की जगह पे पुट, x इन वेरिएबल, जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो उसकी जगह पे हमें लिखना है a माइनस उसी की जगह पे लिखना है b। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं क्वेश्चन, x dx, लिमिट है इसकी 2 से लेके 3, तो फटाफट बताओ पहले तो x की पावर x, केवल इसका इंटीग्रेशन कर दो। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर कितनी है 1 है ना, x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। अरे वही चीज बार बार बतानी पड़ रही है ना। तो x की पावर है 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय भी 2, एक जोड़ दो पावर में और उसी से डिवाइड कर दो। अब क्या कांस्टेंट नहीं, क्योंकि अब हमारे पास है लिमिट्स, तो अब यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। अच्छा डिवाइड वाला 2 कांस्टेंट है ना, इसको तो रख दो बाहर, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये रहेगा x स्क्वायर, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2। अब इसका सॉल्यूशन होगा कुछ इस अंदाज में, x की जगह पे रखेंगे 3, और x की स्क्वायर है तो भाई 3 की भी स्क्वायर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस x की जगह पे रखा जाएगा 2, तो ये रख दिया हमने 2, देखिए x की स्क्वायर तो भाई 2 की भी स्क्वायर रहेगी, बिल्कुल। तो 1/2, 3 की स्क्वायर हो गया 9, माइनस 2 की स्क्वायर हो गया 4,
कितना होता है भैया 5 4 9, तो ये हो गया 5/2 विच इज एक्चुअली 2.5। देखो कहीं गलती तो नहीं कर दी ना स्टूडेंट्स? फाइव बाई टू विच इज 2.5। अरे 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, तो 5 और 4 9 में से 4 घटा दिया 5 आ गया 5/2 विच इज 2.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको लिमिट्स पुट करनी आ गई होगी। आ गई है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है लिमिट पुट करने में? चलो एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से फटाफट। एक क्वेश्चन आपसे और करवा लेते हैं। चलो log x का इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट कर दो a से b। फटाफट करके दिखाओ तो क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ log e बेसिस है ना x a से b है। तो log x का कैसे करोगे बच्चों? जल्दी से बताओ यार। क्या था हमारे पास? x log x माइनस x था क्या? ठीक है, अब क्या करोगे? जहां जहां पर x है वहां वहां पर पहले b लगा दो, है ना? तो आप लिखोगे b log of b माइनस b माइनस इस पूरे में a लगा दो। तो पूरे में a कैसे लगा दोगे? a log of a माइनस a। log x का इंटीग्रेशन यही था ना? मुझे याद नहीं है, प्रीवियस स्लाइड में जाके देख लो, क्योंकि मुझे तो सॉल्व करना आता है। मैं लिखूंगा फटाफट 1 into log x, तो वही फर्स्ट यानी कि log x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 log x का 1/x और 1 का फिर से इंटीग्रेशन x कैंसिल, फाइनली यही आ जाएगा मेरे पास। तो b log b माइनस b फिर माइनस a log a माइनस a। अब इसका जैसे भी एग्जामिनर साहब आपको ऑप्शन दे रहे हो सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे ये नहीं आता, क्वेश्चन जो आएगा वो आपके सामने ये आएगा 1/x dx और लिमिट है a से लेके b। ये बताओ 1/x dx लिमिट है आपके पास a से b। कैसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स? बोलिए। वन अपॉन एक्स का क्या होता है भैया? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? log x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x फॉर्मूला में लिख लेना भाई। 1/x का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होता है? log x। तो आपने तुरंत इंटीग्रेशन किया log x e बेसिस पे। अब आपको ये लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ लिखेंगे b, यहाँ लिखेंगे a, फिर आप कहेंगे कि सर ने हमें जैसा बताया हम वैसा ही पढ़ेंगे। तो log of x, x की जगह पे रखेंगे b, फिर ये हो जाएगा log b माइनस, अब इसे x की जगह पे रखोगे a, ये हो जाएगा log of a। बच्चों log a माइनस log b इज log a अपॉन b, तो दिस विल बी log b अपॉन a। अब ये मत बोलना कि सर log a by b क्यों नहीं है। अरे a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, तब log a माइनस log b जो है वो a बटे b होता है, log a अपॉन b। बट यहाँ पर log of 1 माइनस log of some other value, तो ये आ जाता है log this value अपॉन this value। ठीक है ना? अगर यहाँ a और यहाँ b होता तो ये a अपॉन b हो जाता। तो ये अपना टॉपिक था बच्चों इंटीग्रेशन का, बहुत मुश्किल नहीं है। पूरी फिजिक्स में ही दरअसल आपको पढ़ना है। तो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इससे तो पूरा आपका फिजिक्स में पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लगातार ये चलना ही चलना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप साथ साथ उसको सीखते रहना। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा स्टूडेंट्स। आपसे मुलाकात होगी अब किसी नए टॉपिक में। थैंक यू।